नेक्स्ट आता है मेरा जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, अब ये पूछा नहीं जाता है पेपर में, लेकिन था सिलेबस में, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सो जुडिशियल एक्टिविस्ट रिफर्स टू द प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ जुडिशरी इन सेफगार्डिंग सिटीजन राइट। तो जो भी मेरे, देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है इस यूनिट में, कि जब से हम लोग जुडिशरी पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जुडिशरी का काम क्या है। जुडिशरी का काम है एक लीगल सिस्टम को मेंटेन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करके रखना, और जो भी सिटीजन है उनका क्या करना, उनके राइट को प्रिजर्व करके रखना या सेफ गार्ड करके रखना। तो जुडिशियल रिव्यू भी एक तरह से यही काम कर रहा था, जुडिशियल एक्टिविज्म भी यही काम कर रहा है, पीआईएल का भी एक ही यही काम है। तो कहीं पर भी इन चारों में से कोई भी कीवर्ड आ जाए तो इनका मेन काम तो यही है। तो वही चीज मेरी यहाँ पर बताई गई है। फिर बताया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इनेबलिंग जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। तो पीआईएल के थ्रू आप जुडिशियल एक्टिविज्म को इनेबल कर सकते हो, allowing the judiciary to play an active role in addressing societal issues and ensuring justice for marginalized group। तो वही चीज है जो मैंने पहले बताई थी कि पीआईएल में आप marginalized group को भी डील कर सकते हो। ठीक है, judicial activism has been viewed as a successful mechanism for expanding access to justice and provide relief to disadvantaged sections of the society। तो यहाँ पर judicial activism मैंने बताया ना कि पीआईएल की तरह ही होता है। वहां पर आप लोग क्या करोगे, वहां पर आप जो भी मेरे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं वहां पर आप उनको हेल्प कर सकते हो। वहां पर जो भी डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं मेरे सोसाइटी के, उनको आप हेल्प कर सकते हो, उनको आप रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हो, उनको आप जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हो। तो वही चीज पीआईएल में भी थी, वही चीज मेरी जुडिशियल एक्टिविज्म में भी है। ठीक है, द इंडियन जुडिशरी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है हैज garnered appreciation both domestically and internationally for its active engagement in upholding constitutional values and protection citizen right। और जो मेरा सुप्रीम कोर्ट है उसको बहुत सी अप्रिसिएशन मिली है, अलग लोगों से, बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो अपना काम है वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। कौन सा काम, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करके रखना और सिटीजन का जो भी राइट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। तो मेथड्स क्या होता है, सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू, तो हम लोग ने जो पढ़ लिया है कि रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज, एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज को रिव्यू करना जुडिशियल रिव्यू है। फिर है पीआईएल, जो भी हम लोग फिर से पढ़ चुके हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अलाउइंग सिटीजंस टू रेज पब्लिक इश्यूज एंड सीक जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर द ग्रेटर गुड। नेक्स्ट है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, तो ये थोड़ा अलग है, इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इट्स रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन इन कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, उसको चेक करना। ठीक है, यूटिलाइजिंग इंटरनेशनल स्टेटसेस statutes drawing up upon international conventions and laws to uphold constitutional rights and principles। तो जो भी चीजें मेरी इंटरनेशनल जो भी कन्वेंशंस और लॉस मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं उनको हमें देखना है, उनको एवेल्युएट करना है। फिर है सुपरवाइजरी पावर, सो एक्सरसाइजिंग ओवरसाइट एंड कंट्रोल ओवर लोअर कोर्ट टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट लीगल प्रोसेसेस। तो सुपरवाइजरी पावर में क्या है कि आपको लोअर कोर्ट पे भी अपना कंट्रोल रखना है ताकि मेरा जो भी जुडिशियल सिस्टम है वो मेरा इंडिपेंडेंट वर्क कर सके। ठीक है, अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, जो पीआईएल का था वही चीज यहाँ पर भी है। एज अ पोर्टिंग टूल फॉर सेफ गार्डिंग सिटीजन राइट, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को सही से इंप्लीमेंट करना, पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर फेल टू फुलफिल देयर ड्यूटीज। It provides citizens with a last resort for protecting their rights when other avenues are exhausted or closed off। और ये बोल सकते हो ये लास्ट एक जरिया होता है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना जब सारे रास्ते बंद हो चुके हों। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अलाउज फॉर जुडिशरी टू टेक अ प्रोएक्टिव रोल इन एड्रेसिंग सोसाइटल इश्यूज एंड अपहोल्डिंग जस्टिस। द ट्रांजिशन फ्रॉम लोकस स्टैंडीज टू द लोकस to the public interest litigation is viewed by expert as a pivotal shift that has made the judicial process more inclusive। और इससे क्या हुआ, जो भी जुडिशियल प्रोसेस है वो ज्यादा अच्छा हो गया है, ज्यादा पार्टिसिपेटरी हो गया है और किसको फॉलो कर रहा है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म चैलेंजेस द परसेप्शन दैट जुडिशरी इज मेनली ऑब्जर्वर, हाईलाइटिंग वही चीज मैंने बताई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म से जो भी जुडिशरी है मेरा इंडिया का वो एक एक्टिव रोल उसमें हाईलाइट हो रहा है, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है, जो कि क्या प्रमोट कर रहा है, जो कि जस्टिस को प्रमोट कर रहा है और लीगल सिस्टम को और अच्छा बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको कवर करते हैं और समझते हैं कि लोकपाल और लोक आयुक्त है क्या। ठीक है, सबसे पहले लोकपाल। So the Lokpal is an anti-corruption institution or a system tasked with addressing corruption complaints on a national scale। So जैसे हम लोग को पता है कि
करप्शन क्या है? करप्शन मतलब कि जहां पर भी करप्शन एक पर्टिकुलर नेशन वाइज जो होता है, अगर उसको कहीं पर हमें रिपोर्ट करना है, उसको अगर हमें एड्रेस करना है, तो उसके लिए एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन बनाई गई है नेशनल लेवल पे, ठीक है। और ये जो एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, इसको हम लोग लोकपाल कहते हैं। तो जहां पर लिखा है ना कि इज एन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि करप्शन के खिलाफ है, और यहाँ पर वही सब चीजें एड्रेस की जाती हैं, वही सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाता है जो कि करप्शन से रिलेटेड होते हैं, या जहां पर जो भी लोग हैं वो अगर उनके साथ कहीं पर भी किसी एस्पेक्ट में करप्शन का केस हुआ है तो वो अपनी कंप्लेंट लोकपाल के पास ला सकते हैं, ठीक है। एज अ स्टैट्यूटरी एंटिटी इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। और जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। अब ये क्यों होता है? ताकि वो जो डिसीजन ले वो मेरा बायस नहीं होना चाहिए, उनका मशीनरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करनी चाहिए। उसी तरह से लोकपाल क्योंकि एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए लोकपाल को भी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए और उसका डिपेंडेंस किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि लोकपाल एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है और ये जो भी अपना काम कर रहे हैं ये इनको इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड होके नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है मेरा कि स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल, मतलब लोकपाल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहां पर था कि लोकपाल है क्या। अब लोकपाल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। सो लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर बॉडी का क्या मतलब है? मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी बॉडी जहां पर एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, मतलब मल्टीपल मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। जहां पर दैट कंसिस्ट ऑफ वन चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। मतलब लोकपाल के अंदर एक चेयरपर्सन होगा जिसको अभी हम लोग हेड समझ लेते हैं, ठीक है। तो लोकपाल का जो हेड होगा वो एक हेड होगा और 8 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स एंड वन चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूट द लोकपाल। अब यहाँ पर चेयरपर्सन की बात की गई है कि चेयरपर्सन कौन होना चाहिए लोकपाल का। सो चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल शुड बी ईदर फ्रॉम द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा लोकपाल का चेयरपर्सन है या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन विद इम्पेक्केबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ मिनिमम 25 years in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, including insurance and banking, law and management। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मेरा चेयरपर्सन होगा लोकपाल का वो कौन होगा? या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या दूसरे केस में वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, या फिर वो एक ऐसा एमिनेंट पर्सन हो सकता है, मतलब ऐसा फेमस पर्सन हो सकता है जिसके पास बहुत अच्छी और वो अपनी इंटीग्रिटी और अपने वैल्यूज के लिए जाना जाता है, और उसके साथ ही साथ उसके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज है, एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। ये पूरी एंटी करप्शन पॉलिसी है। अब क्योंकि लोकपाल का पूरा काम क्या है, एंटी करप्शन से रिलेटेड है, वो इंस्टीट्यूट ही एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट है, तो लोकपाल का जो भी चेयरपर्सन होगा उसको एंटी करप्शन पॉलिसीज के बारे में, कैसे पब्लिक को पूरा एडमिनिस्टर करना है, कैसे पूरा काम चलाना है, और इंश्योरेंस से पूरी फाइनेंस, मतलब जितनी भी चीजें हैं उसकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसको इस पूरे डिपार्टमेंट में कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें क्या है, वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। तो उस केस में भी वो चेयरपर्सन बन सकता है मेरे लोकपाल का, ठीक है। फिर है आउट ऑफ मैक्सिमम 8 मेंबर्स, मतलब यहाँ पर हमने चेयरपर्सन की बात करी कि चेयरपर्सन कौन हो सकता है। यहाँ पर जो 8 मेंबर्स है उसमें हम लोग बता रहे कि कैसे कैसे उसका हो रहा है। सो आउट ऑफ मैक्सिमम 8 मेंबर्स, हाफ विल बी जुडिशियल मेंबर्स एंड मिनिमम 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो 8 मेंबर्स होंगे उसमें से जो आधे मेंबर्स होंगे वो मेरे जुडिशियल मेंबर्स होंगे, मतलब ऐसे मेंबर्स जो कि जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड हैं, और कम से कम जो आधे मेंबर्स होंगे वो मेरे कहाँ से होने चाहिए, वो मेरे SC ST OBC माइनॉरिटीज या फिर वुमेन होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर भी रिजर्वेशन है कुछ सीट्स पे, मतलब कि आधे जुडिशियल मेंबर्स होंगे और कम से कम आधे मेरे इन सब कैटेगरीज से होने चाहिए, या फिर वो वुमेन भी हो सकती हैं, ठीक है। द जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल, अब यहाँ पर जो जुडिशियल मेंबर हैं जो हाफ रखे गए हैं उसमें क्या है कि वो जुडिशियल मेंबर्स कैसे होंगे। द जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल ईदर अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो
यहाँ बताया गया है कि जो मेरा जुडिशियल मेंबर होगा या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है या फिर वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में वो मेरा जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल होगा, ठीक। अब है द नॉन जुडिशियल मेंबर। अब ऐसे मेंबर जो नॉन जुडिशियल हैं, मतलब जुडिशियल मेंबर तो आधे हो गए, और ऐसे मेंबर जो नॉन जुडिशियल है, वही चीज जो हमने पीछे पढ़ी थी, शुड बी एन एमिनेंट पर्सन विद इम्पेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ मिनिमम 25 ईयर्स। वही चीज जो मैंने पीछे बताई, वही चीज यहाँ पर रिपीट है, ठीक है। उसके बाद द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर लोकपाल चेयरमैन एंड मेंबर इज 5 ईयर्स ऑल टिल द एज ऑफ 70। मतलब यहाँ पर भी लोकसभा की तरह जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है लोकपाल के चेयरमैन का और उसके मेंबर्स का, वो क्या होता है, वो 5 साल होता है, या फिर कब तक हो सकता है, जबकि जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी 70 ईयर्स ऑफ एज तक वो अपने काम कर सकते हैं लोकपाल में, ठीक है। अब ये मेंबर्स, अब ये मेंबर्स अपॉइंट कैसे होते हैं, ये जो चेयरपर्सन हो रहे हैं, जो मेंबर्स हो रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है। सो द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। तो बेसिकली क्या होता है कि लोकपाल के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को काम मिलता है, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट है, ये अपना काम कैसे करते हैं, इनको रिकमेंडेशन मिलती है या फिर कंसल्टेशन बोल सकते हो, मिलती है एक सिलेक्शन कमिटी से। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक सिलेक्शन कमिटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से लोग आते हैं। The selection committee is composed of the Prime Minister, who is the chairperson, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Chief Justice of India, or a judge nominated by him/her, and one eminent jurist. तो ये सारे लोग मिली सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करते हैं, रिकमेंड करते हैं बेसिकली कि कौन कौन से मेंबर्स मेरे चेयरमैन और मेंबर्स बन सकते हैं। इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर मेरे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, जो कि उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर आ जाते हैं। अब लोकसभा में एक रूलिंग पार्टी होती है, एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी का जो लीडर है वो तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे वो भी मेरे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मेरे यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा जज जो कि नॉमिनेट करा है मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी यहाँ पर हो सकता है। और एक अच्छे खासे जो भी एमिनेंट होंगे, जो भी अपने फील्ड में अच्छे ज्यूरिस्ट होंगे, वो भी यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। For selecting the chairperson and the members, the selection committee constitutes a search panel for at least 8 person। और ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है, इसमें कम से कम 8 लोगों का एक पैनल बनाया जाता है, और ये पैनल मेरे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, उनको रेकमेंड करते हैं कि आप कैसे कैसे सिलेक्शन करो, ठीक है। फिर आता है लोकपाल के अंदर उनका ज्यूरिडिक्शन क्या है और लोकपाल की पावर्स क्या होती हैं। सो ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकपाल के ज्यूरिडिक्शन के अंदर, मतलब लोकपाल के अंदर कौन कौन से लोग आ गए, वो प्राइम मिनिस्टर आ गए, मिनिस्टर्स आ गए, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे वो आ गए, बाकी ग्रुप ए बी सी डी जो ऑफिसर्स आते हैं, ग्रुप ए के ऑफिसर्स, बी लेवल के, सी लेवल के, बेसिकली यहाँ पर लेवल ऑफ ऑफिसर्स की बात करी गई है। और अब ये लेवल कैसे डिसाइड है, ये उनकी पोस्ट के हिसाब से डिसाइड है कि जिस पोस्ट पे वो है, तो वो ग्रुप ए की पोस्ट है तो वो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हो गए, वो ग्रुप बी की पोस्ट है तो वो ग्रुप बी, और ऐसे करके डी तक। उसके साथ साथ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आ गए, ठीक। अब jurisdiction of Lokpal included the Prime Minister except on allegations of corruption relating to international relations, security, the public order, atomic energy and space। मतलब लोकपाल के jurisdiction के अंदर हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर लोकपाल के ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं होते। और ऐसे केस कौन से हैं, कोई ऐसा करप्शन का केस जहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस, वहां पर उसका रिलेशन हो, या फिर सिक्योरिटी का रिलेशन हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर हो, या फिर एटॉमिक एनर्जी, या फिर स्पेस। मतलब इन सारे मैटर्स में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पर लोकपाल में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक। The Lokpal does not have jurisdiction over ministers and MPs in the matter of anything said in parliament or a vote given there। तो वहां पर ministers present नहीं होते हैं। Its jurisdiction also include any person who is or has been in charge, director, manager, secretary of any body or society set up by central act, or any body or finance controlled by central government, and any other person involved in act of abetting, bribe giving or bribe taking। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन लोकपाल के ज्यूरिडिक्शन में आ जाता है जो कि कहीं का इंचार्ज हो, किसी भी सोसाइटी का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्ट का, या फिर जो भी उनकी सोसाइटी होगी वहां का भी जो मेंबर या फिर इंचार्ज होगा वो भी मेरे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है।
अब है लोकपाल एक्ट जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। द लोकपाल एक्ट मैंडेट्स दैट ऑल पब्लिक ऑफिशियल्स शुड फर्निश द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ देमसेल्फ एज वेल एज देयर रिस्पेक्टिव डिपेंडेंट्स। तो ये हम लोग जब एक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। इट हैज द पावर टू सुपरिंटेंडेंस ओवर एंड टू गिव डायरेक्शंस टू सीबीआई। तो लोकपाल का जो काम होता है वो याद रखना कि वो सीबीआई को भी क्या करता है, सीबीआई को भी डायरेक्शन देता है। इफ लोकपाल हैज रेफर्ड अ केस टू सीबीआई, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन सच केस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। मतलब कि जो मेरा क्या है कि जो मेरा सीबीआई है, ठीक है, मान लो सीबीआई को लोकपाल ने कोई केस दिया रेफर करने के लिए कि आप ये कोई भी केस हो सकता है करप्शन से रिलेटेड, वो केस उनसे सीबीआई को दिया, तो जो भी सीबीआई का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उस केस में वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है जब तक लोकपाल वहां पर अप्रूवल ना दे दे, ठीक है। अब है द इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल हैज बीन वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो जितनी पावर सिविल कोर्ट के पास होती है उतनी ही पावर लोकपाल के इंक्वायरी विंग में भी होती है। Lokpal has powers of confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits arising or procured by means of corruption in special circumstances। तो लोकपाल के पास पावर होती है हर चीज की, मतलब जो भी एसेट्स, जो भी लाइबिलिटीज, जो भी प्रोसीड्स, रिसिप्ट्स जो भी अराइज हुए हैं, जो भी बेसिकली बोल सकते हो रिजल्ट की गई हैं, जो भी कमाई गई हैं करप्शन के थ्रू, इन सभी केसेस की अगर कोई जांच पड़ताल कर सकता है तो वो लोकपाल है। लोकपाल हैज द पावर टू रिकमेंड ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद एलिगेशन ऑफ करप्शन। और अगर लोकपाल को पता चल जाता है कि कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी ऐसा ऑफिसर है जहां पर उसने जो अपना काम किया है या फिर किसी भी तरह का करप्शन वहां पर इन्वॉल्व है, तो उस केस में लोकपाल के पास ये पावर है कि वो रिकमेंड कर सके हायर अथॉरिटीज को कि आप इस पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट का या तो सस्पेंशन करो या फिर इसको ट्रांसफर करवा दो इसका, ठीक है। अब है लोकपाल हैज द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। और लोकपाल के पास ये भी पावर है कि जब वो पर्टिकुलर किसी केस की इंक्वायरी कर रहे हैं, उस अगर उनके पास वहां पर वो मना कर सकते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड को वहां पर हटाया ना जाए या फिर कोई भी रिकॉर्ड का डिस्ट्रक्शन ना करा जाए। इससे क्या होगा, इससे जो भी वो इंक्वायरी कर रहे हैं वो सही से हो पाएगी, वो अपना काम सही से कर पाएंगे, ठीक है। अब आता है लोकपाल की लिमिटेशंस क्या है। सो द लोकपाल कैन बी सस्सेप्टिबल टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिंस इट अपॉइंटिंग ऑफिसर्स इंक्लूड मेंबर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अपॉइंटिंग कम्युनिटी क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है, फिर सिलेक्शन कम्युनिटी में प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, इसीलिए लोकपाल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है, क्योंकि मेंबर्स कहाँ पर है, मेंबर्स जो इसके हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लूडेड है। दूसरा है द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर लोकपाल मेंबर लैक क्लियर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हु क्वालिफाइज एज एन एमिनेंट जूरिस्ट और अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी विच ओपन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे मैंने बताया था कि लोकपाल जब हम लोग अपॉइंटमेंट देख रहे थे तब वहां पर क्या था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एमिनेंट जूरिस्ट है या फिर एक पर्सन जो इंटीग्रिटी का है, जो भी एमिनेंट पर्सन जिसको बोल रहे थे, उसका कोई ऐसा एज सच क्राइटेरिया नहीं बताया है ना। तो हो सकता है कि बहुत केस में पॉलिटिकल पार्टीज के ही लोग हो सकता है कि लोकपाल में शामिल हो जाएं, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकता है, बहुत सी चीजों का यहाँ पर पॉसिबिलिटी है उस चीज की, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई। अब इट 2013 एक्ट फेल्स टू प्रोवाइड रॉबस्ट इम्यूनिटी प्रोटेक्शन फॉर विस्टल ब्लोअर्स एंड प्रोविजन अलाउइंग इंक्वायरी अगेंस्ट द complainant if the accused is acquitted may deter people from reporting corruption। तो ये तो हम लोग जब एक्ट देखेंगे तब वहां पर देख लेंगे। The judiciary is excluded from लोकपाल jurisdiction, limiting its scope in addressing corruption within the judicial system। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी था लोकपाल में कि लोकपाल में क्या है, लोकपाल का जो भी जुरिडिक्शन है वहां पर जुडिशरी सिस्टम जो है, जो भी कोर्ट्स का सिस्टम है वो लोकपाल से अलग है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि लोकपाल का जो भी जुरिडिक्शन है उसका जो स्कोप है वो लिमिट हो जाएगा। लिमिट होने की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पर ये जो करप्शन को एड्रेस कर रहे हैं वो जुडिशियल सिस्टम से हट जाएगा, वहां पर जुडिशियल सिस्टम का कोई भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है मेरा द लोकपाल लैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग एंड लैक्स सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें यहाँ पर लोकपाल में नहीं मिली, यहाँ पर वो चीज वहां पर लैक होती है, तो ये भी लोकपाल की एक लिमिटेशन है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।